तो हम लोग बात कर रहे थे कि टेम्प डेटा के अंदर कभी भी डेटा डालते हो तो पहला तो ये नॉर्मल बात है कि टेम्प डेटा का यूज़ कब करेंगे। टेम्प डेटा का यूज़ तब करते हैं जब आपको कंट्रोलर से व्यू को डेटा भेजना है, लेकिन या फिर कंट्रोलर से डेटा भेजना है व्यू को, लेकिन अपने व्यू को ना भेज के किसी दूसरे व्यू को भेजना, तो दूसरे व्यू के लिए किसी दूसरे एक्शन मेथड को भेजना पड़ेगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक एक्शन मेथड से जब आप रिडायरेक्ट करते हैं किसी दूसरे एक्शन मेथड को और वहां पे कोई डेटा भेजना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, टेम्प डेटा का। लेकिन टेम्प डेटा का एक बहुत खासियत क्या है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा ए नाम का एक एक्शन मेथड है, इसके अंदर तुम क्या किए, टेम्प डेटा में डेटा डाल दिए, उसको रिडायरेक्ट कर दिए बी में। अब बी में तुम उसको निकाले, मतलब उसको यूज किए, बी के व्यू में उसको यूज कर लेते, जैसे ही बी के व्यू में उसको यूज करेंगे ये टेम्प डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बट अगर ऐसा हुआ कि नहीं, ए से हम उसको रिडायरेक्ट किए बी में, अब बी में हम उसको निकाले नहीं, अब बी से फिर हम इसको रिडायरेक्ट कर दिए किसके अंदर, सी के अंदर, तो अगर सी के अंदर निकालेंगे तब वो डिलीट होगा। अगर सी के अंदर भी नहीं निकाले, आप रिडायरेक्ट कर दिए डी में और डी के अंदर निकाले तब वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब जब तक उसका वैल्यू निकालते नहीं तब तक वो डिलीट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वैल्यू निकालते हो डिलीट हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हमको वैल्यू निकालना भी है और उसको डिलीट भी नहीं करना, तो उसका दो तरीका है, पीक और कीप। जैसे अभी एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, लास्ट क्लास भी इसको समझाए थे लेकिन थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए हम उसको वीडियो में भी नहीं डाले थे, तो फिर से दिखा रहे हैं तुम लोग को। ये टेम्प डेटा का डेटा हम लोग बनाए हुए थे प्रोग्राम, तो पिछला प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखो, होम, होम के अंदर आप किसको कॉल कर रहे हैं, एक्शन 2 को, सॉरी एक्शन 1 को। एक्शन 1 क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है रिजल्ट में डाला और उस रिजल्ट को कहां डाल रहा है, टेम्प डेटा में, और वो अपने व्यू को ना फॉरवर्ड करके किसको फॉरवर्ड कर रहा है, एक्शन 2 को। अब एक्शन 2 में आ गए, एक्शन 2 क्या कर रहा है, एक्शन 2 का अपना एक व्यू है जो उस डेटा को निकाल रहा है, ठीक है। निकालने के बाद वो दिखाएगा और यहां पर हम लोग क्या किए, क्लिक ऑन मी, एक लिंक होगा जिस पे क्लिक करेंगे तो किसको कॉल करा रहा है, एक्शन 3 को। और एक्शन 3 क्या कर रहा है, फिर से वो टेम्प डेटा को निकालने की कोशिश करता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो टेम्प डेटा में एक्शन 3 में दिखता है कि नहीं दिखता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको रन कराते हैं। रन कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फॉर्म आएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर डाले हम लोग कुछ भी और यहाँ ऐड पे क्लिक करें, तो जब ऐड पे क्लिक करेंगे ये किसको कॉल कराएगा, ये कॉल कराएगा तुम्हारे एक्शन 1 को। एक्शन 1 में दोनों में डेटा यहाँ पे आएगा, वो कन्वर्ट होगा, ऐड होगा, ऐड होने के बाद उसको कहाँ डालेगा, टेम्प डेटा में। और ये अपना व्यू को ना फॉरवर्ड करके एक्शन 2 के एक्शन मेथड को फॉरवर्ड कर रहा है और ये अपना व्यू दे रहा है। तो चलो यहाँ पे डालते हैं, यहां पे तो देखो अभी क्या एक्शन 2 में मिल गया, लेकिन जैसे ही हम यहां पे क्या करते हैं, क्लिक ऑन मी करते हैं, एक्शन 3 में मिला। एक्शन 3 में जब यहां से जब आप क्लिक ऑफ मी कर रहे हैं यहां से एक्शन 2 से, ये किसको कॉल करा रहा है, एक्शन 3 को। तो एक्शन 3 भी क्या कर रहा है, वो टेम्प डेटा को निकालने की कोशिश कर रहा है, बट वहां पे डेटा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम पहले बोले कि अगर आप डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं किसी व्यू में तो फिर वो आगे नहीं मिलता, जैसे ही रिट्रीव होता है तो मार्क हो जाता है डिलीट के लिए, और जब वो अगले एक्शन मेथड में जाता है उसके पहले वो डिलीट हो जाता है। तो अब अगर आप इसको रिटेन रखना चाहते हैं तो उसका दो तरीका है कि नहीं, आप के लिए भी रिटेन, आप यहां पे भी निकाल लिया और आप चाहते हैं कि अगले एक्शन मेथड में भी वो क्या रहे, वो रिटेन रहे, तो उसके लिए पहला तरीका है कि आप डेटा निकालने के लिए पीक का यूज करें, टेम्प डेटा डॉट पीक। तो ये जो इस तरह से तरीका हम लोग यहां पे यूज करते हैं, इसके जगह पे क्या करेंगे, टेम्प डेटा डॉट पीक, और यहां पे वो हम लोग नाम दे देंगे, जैसे यहां पे इसका नेम क्या डाल के भेजते, रिजल्ट, यहां पे रिजल्ट दे देंगे। ये क्या करता है कि डेटा को निकाल भी लेता है और इसको मार्क कर देता है कि भैया इसको डिलीट नहीं करना है, इसको भी रिटेन रखना है। हम डेटा निकाल लिए, यहां पे आगे भी इसका जरूरत पड़ सकता है। अब देखते हैं कि देखो पिछला तो डेटा दिख नहीं रहा था, अब लोग वापस चलते हैं, पर इसको प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा कि डेटा कुकीज में डाल के भेजता है, तो इसलिए वो हॉट रिलोड में काम नहीं करे। यहां मिला, अब यहां क्लिक ऑन मी करते हैं, यहां भी मिला। अगर आप व्यू टेम्प डेटा के अंदर जो भी डेटा स्टोर किया गया है, अगर आप उसको रिटेन रखना चाहते हैं तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका पीक फंक्शन। आप पीक यूज नहीं करना चाहते, आप जो ट्रेडिशनल तरीका वही यूज करना चाहते हैं कि नहीं भैया हम तो यहां टेम्प डेटा के अंदर रिजल्ट ही दें, अब फिर भी वो रिटेन रहना चाहिए, फिर भी वो रिटेन रहना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कि एक बार डेटा निकाल लिए, निकालने के जस्ट बाद आपको एक रेजर ब्लॉक बनाना पड़ेगा और यहां पे बताना पड़ेगा कि टेम्प डेटा के अंदर घास है यार,
यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टेम्प डेटा के अंदर बोलेंगे भैया कि जो तुम्हारा डेटा था उसको आप कीप करिए, मतलब अपने पास रखे रहिए, डिलीट करने का जरूरत कौन सा, रिजल्ट को। यहां पे फिर @ नहीं होगा, तो हम लोग यहां पे यूज करते हैं ना ब्लॉक के अंदर। एक तरीका होगा कि आप ट्रेडिशनल तरीका ही यूज करें, लेकिन उसके बाद जैसे ही निकाल रहे हैं, निकालते के साथ अब वो डिलीट कब होता है, जब ये पूरा व्यू का काम खत्म हो जाएगा तब डिलीट होगा, निकालते के साथ डिलीट नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है इस व्यू में और भी कहीं पे भी यूज हो। तो हम लोग निकालने के बाद तुरंत बता दिए कि भैया अभी आप इसको डिलीट नहीं करना, या इसको आप लास्ट में भी रख सकते हैं, सबसे लास्ट में रखिए, ठीक है। जितना जगह यूज होना यूज हो गया, और यूज होने के बाद ये जैसे ही खत्म होने वाला होगा पेज, मतलब रेंडरिंग कंप्लीट हो रहा होगा, उस समय इसको बता दिया जाएगा कि आपको इसको डिलीट नहीं करना। चलो देखते हैं, बंद करते हैं, वापस से देखते हैं और देखते हैं कि डेटा रिटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। 130 आया, यहां क्लिक कर, अभी 130 आ रहा है। तो इसके अंदर जब आप टेम्प डेटा यूज करते हैं तो बहुत जगह ये चीज बहुत कम लोगों को पता होता है पीक और कीप के बारे में। ये जनरली पूछ दिया जाता है क्योंकि इंटरव्यूअर को पता होता है कि इतना डिटेल में कोई नहीं गया होगा कि पीक और कीप के बारे में पता होगा। यहाँ सिंपल बात है, टेम्प डेटा का यूज किससे करते हैं, अक्रॉस द एक्शन मेथड, अगर आपको डेटा पास करना है वहां पे यूज करते हैं। पे रूल क्या है कि एक बार आप डेटा पास कर दिए, जब तक उसको आप रिट्रीव नहीं करते किसी व्यू में, तब तक अगर आप रिडायरेक्शन कर रहे तब तक वो मेमोरी के अंदर रहेगा, मतलब जहां पे भी स्टोरेज सेशन में या कुकीज, और एक बार रिट्रीव करने पर हट जाता है, मतलब फिर अगले रिडायरेक्शन कर, अगर वहां पे काम करने के बाद रिडायरेक्ट कर रहे हैं या कहीं पे लिंक पे क्लिक एक्शन मेथड में जा रहे हैं तो उसके व्यू के अंदर वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन आप चाहते कि नहीं वो निकालने के बाद वो भी मेमोरी के अंदर बना हुआ रहे, रिटेन रहे, तो उसका दो तरीका के, या तो निकालने का तरीका आप चेंज कर लीजिए, वहां टेम्प डेटा डॉट पिक कर लीजिए, या आप ट्रेडिशनल तरीका जो होता है जो हम लोग ये करते हैं जहां पे डिक्शनरी के जैसे निकालते हैं, अगर वैसे निकाले हो तो उसी व्यू में जहां पे निकाले हो उसमें लास्ट में जाके क्या आप एक इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि भैया इसको डिलीट नहीं करना, इसको मार्क कर देना क्या, इसको डिलीट। टेम्प डेटा के साथ ये एक एडिशनल चीज जो मेरे वीडियोस में, जो ऑनलाइन वीडियोस था वहां पे नहीं मिलेगा, जो आपको यहाँ पे एडिशनल मिल गया, होता इंपॉर्टेंट रूल ऑफ टेम्प डेटा। अब लास्ट जो हमारा तरीका है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डिक्शनरी के फॉर्म में रखता है, डेटा लाइफ टाइम सर्वाइव वन रिडायरेक्ट, ये एक रिडायरेक्ट तक अपने आप सर्वाइव करता है, एक बार रिडायरेक्ट किए और वहां पे जैसे ही वहां पे एक्सपायर आफ्टर बीइंग रीड, जैसे इसको रीड कर लिया जाएगा तो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको रिटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक एंड कीप। टाइप सेफ्टी वीकली टाइप्ड है, मतलब यहां पे डेटा जब जाता है तो जैसे कैसे तुम्हारा व्यू डेटा के अंदर तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता था, यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा, बाद में अगर तुम उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा अगर किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में उसको। प्राइमरी गोल क्या है इसका, क्यों यूज करते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन एक्शन मेथड्स। यहां पे जनरली आप बोल सकते हैं कि एक्शन मेथड से व्यू में या कंट्रोलर से व्यू में डेटा भेजने के लिए, एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड में डेटा यूज करने भेजने के लिए। और ये कहां स्टोर होता है, तो ये कुकीज के अंदर स्टोर होता है, इनक्रिप्टेड कुकीज। इसका होता है स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है, कभी भी आप कोई भी वेब एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो वेब एप्लीकेशन आपके लोकल कंप्यूटर पे एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल भेज देता है और वो अपना टेम्पोररी डेटा को उसके अंदर यूज स्टोर करने के लिए यूज करता है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे डेटा रखता है, कुकीज का। हो गया तुम्हारा टेम्प डेटा के बारे में। लास्ट जो है वो होता है डेटा पास करने का तरीका क्या है, और जो बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा तरीका माना जाता है अगर आपको मॉडल बेस्ड डेटा पास करना है, तो मतलब आपके पास मॉडल में कोई डेटा है और मॉडल के डेटा को व्यू में दिखाना है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, स्ट्रांगली टाइप मॉडल का यूज करते हैं, किसके लिए, व्यू में डेटा पास करने के। तो ये लास्ट तरीका है जहां पे हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे कंट्रोलर से कैसे व्यू को डेटा पास करेंगे। उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कि व्यू से कैसे कैसे डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर को पास कर सकते हैं। Using a model, often called view model, is the gold standard for passing data in ASP.NET Core MVC. Unlike view data or viewback, this method is strongly typed. Strongly type का मतलब क्या होता है, meaning the view know the exactly what kind of data is received. Strongly type का मतलब कि आप ऑब्जेक्ट में भेज रहे हैं तो उसको पता होगा व्यू को कि ये ऑब्जेक्ट आने वाला है, तो उसको करने के लिए ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, उसी क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएगा। इन योर एक्शन मेथड यू इंस्टेंशिएट द मॉडल, पॉपुलेट विद डेटा एंड पास इट डायरेक्टली टू द व्यू। इसमें होता क्या कि आप जो भी मॉडल है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको इंस्टेंशिएट करते हैं, तो उसमें डेटा डालते हैं, या तो आप डायरेक्ट डेटा डालिए या डेटाबेस से डेटा लाके डालिए, चाहे जेसन से डेटा लेके डाल जाइए, कहीं से भी डेटा लाके डालिएगा, और डालने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, डालने के बाद आप उसको डायरेक्टली व्यू को भेज सकते हैं। व्यू क्या करेगा फिर, टू मेक अ व्यू स्ट्रांगली टाइप, व्यू को भी स्ट्रांगली टाइप बनाना पड़ेगा क्योंकि वहां से मॉडल आ रहा है, उसके लिए किसका यूज होता है, डायरेक्टिव का। @मॉडल जो होता है उसको डायरेक्टिव बोलते हैं। एम लोअर केस में होगा, एट द वेरी टॉप ऑफ योर CSS12 फाइल।
वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू जहां पे भी मॉडल को रिसीव करना वहां पे @मॉडल और फिर वो क्लास का नाम देना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल का डेटा आ रहा है। और जैसे ही ये लाइन रन होगा देन यू कैन एक्सेस डेटा यूजिंग @मॉडल प्रॉपर्टी। और फिर उसको यूज करने के लिए मॉडल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जो कि अपर केस में एम होता है। तो जहां पे हम लोग रिसीव करते हैं वहां पे डायरेक्टिव होगा वो स्मॉल एम से होगा, और जब उसको यूज करना होगा क्योंकि एम से वो ऑब्जेक्ट बनाता है तो वो वहां पे एम कैपिटल रखना होगा। तो चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं, इसको हम लोग पहले भी देखे हुए हैं, फिर से दिखा देते हैं। ये फाइनली हम लोग का एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा, कैसे हम लोग कंट्रोलर से सॉरी कंट्रोलर से व्यू को डेटा पास कर सकते हैं। यहां पे हम लोग आते हैं, यहां क्रिएट न्यू किए, यहां पे नेक्स्ट करते हैं, स्ट्रांगली टाइप मॉडल। अब इसमें क्या होगा कि आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल में डेटा डाल के भेजना तो मॉडल बनाना पड़ेगा। ये बना लेते हैं। मॉडल में गए, राइट क्लिक, ऐड क्लास, यहां पे इस पर देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट, यस ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। हम तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ मॉडल भी भेज के दिखा दिए तुम लोग को, मॉडल भी भेज के दिखा दिए, बस उसको सिर्फ रिव्यू। पब्लिक स्ट्रिंग आईडी, पब्लिक प्रोडक्ट नेम, पब्लिक स्ट्रिंग प्राइस, और पब्लिक पब्लिक स्ट्रिंग 90, पब्लिक फ्लोट एसटी बना लिए। अब आप या तो अलग से कंट्रोलर बना लीजिए या फिर अभी हम लोग फिलहाल किसका यूज करते हैं, यूज करते हैं। अब हम लोग क्या करना है, अभी क्या बताए थे कि कभी भी पास करना तो पहला काम क्या करना होता है, इंस्टेंशिएट करना। इंस्टेंशिएट का मतलब होता है सिंपल सा उसका ऑब्जेक्ट बनाना। बना लो, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट फर्स्ट न्यू प्रोडक्ट, यहीं पर हम लोग उसको डेटा भी डाल देते हैं। अब अगर सिंगल ऑब्जेक्ट पास करना तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, आईडी फर्स्ट टू कोड नेम फर्स्ट टू प्राइस फर्स्ट टू 450, जीएसटी रेट फर्स्ट टू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली पास कर देंगे, वही चीज लिखा होता ना, पास कर दीजिए यहाँ प्रोडक्ट। क्या अब इसका व्यू में चले जाएंगे, इसका व्यू ऑलरेडी बना हुआ होगा, व्यू कहाँ बना हुआ होगा, अंदर इंडेक्स, पुराना चीज को हटा दिए, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, @मॉडल, और यहाँ पे जो भी तुम्हारा, क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है इसलिए आई न्यूमेरेबल ना देके सीधे क्या दे देंगे, प्रोडक्ट। हो गया। अब इसको आप कैसे दिखाना चाहते हैं टोटली आप पे डिपेंड करता है। वन, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उसको कैसे अरेंज कर रहे हो, का कोई फिक्स। प्रोडक्ट आईडी स्ट्रॉन्ग में दे दिया मतलब बोल्ड होगा, और उसके सामने @मॉडल, यहाँ मॉडल किसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, डॉट आईडी है,
आर प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट नेम, बाद प्राइस, और जीएसटी। जैसी कॉल हुआ वहां से क्या हो गया, वहां से मॉडल का ऑब्जेक्ट बना, वहां से डेटा पास हो गया। इसी में अगर फिर से बता देते हैं कि अगर तुमको मल्टीपल पास करना है तो तुम दे सकते हो। थोड़ा सा और इसको अरेंज कर देते हैं। ऑर्डर 1, और बॉर्डर भी दिख रहा है थोड़ा। मल्टीपल पास करना है तो फिर वहां से लिस्ट के फॉर्म में पास कर सकते हो, तो हम ऑलरेडी बताए हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। इसी तरह से दिखाते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि मल्टीपल इस तरह से प्रोडक्ट कार्ड जैसा बन के चला आएगा। मल्टीपल पास करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है। ये जो इस तरह से इंस्टेंशिएट किए थे, इस तरह से इंस्टेंशिएट ना करके लिस्ट, ऐसा भी कर सकते हैं, वेर प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू न्यू लिस्ट। तो अब क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट्स हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना के डाल देंगे। न्यू प्रोडक्ट, कोड आईडी, सॉरी आईडी 001, कोड नेम, कीबोर्ड, प्राइस 450, जीएसटी रेट 18। एक प्रोडक्ट हुआ। इस तरह से दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, यहां से प्रोडक्ट पास कर दिए। अब हम बताए थे कभी भी यहां से अगर लिस्ट पास करते हैं तो लिस्ट का जो इंटरफेस होता है जिसको वो इनहेरिट करता है वो आई इनोमरेबल होता है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आई इनोमरेबल, और इसमें किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट का। ये हो गया। अब तुम्हारे पास, तुमको पता नहीं कि प्रोडक्ट कितना है, यहां पे फिर क्या करना पड़ेगा, यहां पे तुमको एक लूप चलाना पड़ेगा। फॉर ईच @ देना होगा यहां पे, वेर प्रोडक्ट इन @मॉडल। जितना बार तुम्हारा जितना प्रोडक्ट होगा उसके अंदर उतना बार ये लूप चलेगा, उतना बार ये लूप चलेगा तो उतना बार ये कंटेनर बनेगा, उतना बार कंटेनर बनेगा तो उसके अंदर सारा काम होगा। लेकिन यहाँ पे जो एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, इस बार तुम मॉडल तो यहाँ पे यूज किया तो मॉडल में से निकल निकल के कहाँ आया, प्रोडक्ट के अंदर आया। यहाँ तुमको क्या देना पड़ेगा, प्रोडक्ट देना पड़ेगा। प्रोडक्ट डॉट आई डी, तो एरर खत्म हो गया। प्रोडक्ट डॉट नेम, प्राइस, जीएसटी रेट, सब ये देना पड़ेगा। आ गया। अब इसको देखो कैसा दिखता है, ये प्रोडक्ट सब आ रहा है इस तरह से। थोड़ा सा हम इसमें मार्जिन भी देना चाहते हैं, मार्जिन देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मार्जिन बॉटम नीचे रहेगा, चारों तरफ से नहीं रहेगा, नीचे में थोड़ा सा गैप रहेगा, सारे प्रोडक्ट के बीच में देखो गैप आ
ज़्यादातर समय हम लोग को यही जरूरत पड़ेगा कि डेटाबेस में डेटा है, उसको लाएंगे हम लोग, मॉडल के अंदर रखेंगे, मॉडल को वहाँ से पास करेंगे। तो मेन ज़्यादातर यूज़ किसका होता है? मॉडल का। बाकी जो व्यू डेटा है, व्यू बैग है, टेम्प डेटा है, वो कभी कभी यूज़ पड़ेगा, या छोटा मोटा डेटा जो होता है वो खास करके मैसेजेस वगैरह एक एक्शन मेथड से दूसरा एक्शन मेथड में पास करना है, उसके लिए ज़्यादातर यूज़ हो। या फिर कभी कभी तुम्हारा कोई ड्रॉप डाउन है, उसका कोई आइटम्स भेजना है, तो सब दिखाएंगे करके, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा बताते जाएंगे। इस तरह से ये भी चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, जिसमें था पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। इसका नोट्स ऑलरेडी हम शेयर कर दिए आप लोग के साथ में। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज चैप्टर 7। ये उल्टा है, पासिंग डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। देखो होता क्या है कि जब हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस समय बहुत सारा डेटा आपको यूजर से कैप्चर करना पड़ता है। और यूजर से जो जनरली डेटा हम लोग कैप्चर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? फॉर्म के थ्रू। तो जो फॉर्म में डेटा हम लोग सबमिट करते हैं, डालते हैं, कोई भी यूजर डालता है फॉर्म के अंदर, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो डेटा कौन रिसीव करता है? वो डेटा आपका सर्वर रिसीव करता है। लेकिन हम पहले बोले कि एमबीसी में यहाँ से डेटा किसके पास जाएगा? जो भी रिक्वेस्ट जाएगा उसको रिसीव कौन करेगा? कंट्रोलर। कंट्रोलर का कौन करेगा? एक्शन मेथड। मतलब जो भी डेटा हम यहाँ से भेजेंगे उसको रिसीव कौन करेगा? एक्शन मेथड करेगा। तो अब अगर आपके फॉर्म के अंदर डेटा है तो उसको एक्शन मेथड किस किस तरह से क्या कर सकता है? कौन कौन सा मेथड है, कौन कौन सा तरीका है जिससे कि वो डेटा को रिसीव कर सकता है, फिर डेटा पे काम करेगा। अगर उसको डेटाबेस में डालना तो डेटाबेस में डालेगा, या फिर व्यू को पास कर देगा। फिलहाल अभी तो हम लोग डेटाबेस पढ़े नहीं है, तो आप जो भी डेटा डालेंगे वो सारा मेथड से हम लोग करेंगे कि आप जो डेटा डालेंगे वो डेटा वो रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद क्या करेगा? रिसीव करने के बाद उसको व्यू को भेज देगा और व्यू उसको दिखाएगा। चलो देखते हैं कैसे होगा ये। So passing data from view to controller. In MVC architecture, passing data from view to controller is the process of sending user input from the web browser back to the server. तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अगर हम बात करें पासिंग डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर का मतलब क्या है कि व्यू तो यूजर के पास जाएगा। व्यू किसके पास जाता है? यूजर के पास जाता है। यूजर उसमें क्या करेगा? डेटा डालेगा। मतलब कि यूजर का जो भी इनपुट है, जो इनपुट डाला है वो बैक होके किसके पास जाएगा? सर्वर के पास जाएगा। थिंक एज द व्यू एज अ डिजिटल फॉर्म। यहाँ पे व्यू को एक मान लो कि एक फॉर्म है, एंड द कंट्रोलर एज द ऑफिस कलर। तो कंट्रोलर यहाँ पे ऑफिस कलर होगा, डिजिटल फॉर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा? व्यू हो जाएगा। अब डिजिटल फॉर्म में जो भी चीज डाला जाएगा उसको रिसीव किसको करे? कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा, और उसको प्रोसेस करेगा। हु प्रोसेस दैट फॉर्म फॉर द एप्लीकेशन टू डू एनीथिंग यूजफुल लाइक लॉगिंग, सेविंग द पोस्ट, फिल्टरिंग अ सर्च, डेटा मस्ट ट्रेवल फ्रॉम यूजर स्क्रीन टू द सर्वर लॉजिक। तो तुम कोई भी ऐसा काम करते हो, जैसे मान लो कि तुम कहीं लॉग इन कर रहे हो तो यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, कहीं रजिस्टर कर रहे हो तो अपना पूरा डिटेल डाल के रजिस्टर करते हो। आप सपोज कोई चीज को फिल्टर ही कर रहे हो कि बहुत सारा डेटा है, उसमें से कोई डेटा को सर्च करके निकालना है, तो यहां से कुछ तो इन्फॉर्मेशन, कोई तो कीवर्ड दोगे जो कि जाएगा सर्वर के पास, उसके बेस पे वो फिल्टर करके देगा। तो मैक्सिमम काम ऐसा होता है जहां पे आपको डेटा को क्लाइंट से सर्वर के पास भेजना होता है, और क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा भेजने का अलग अलग तरीका होता है। जनरली इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो विदाउट द एबिलिटी टू सेंड डेटा बैक टू द कंट्रोलर, अ वेब एप्लीकेशन वुड बी रीड ओनली एक्सपीरियंस। अगर यूजर डेटा नहीं डाल पा रहा है तो फिर वैसे एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे? रीड ओनली है, कि आप सिर्फ डेटा देख सकते हैं, डेटा डाल नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि वो आपका एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन डेटा को रिसीव कर सके। अब क्यों करेगा? तो पहला तो होता है कैप्चर यूजर इनपुट। लोग को डेटा क्यों भेजना पड़ता है? तो आप जो इनपुट डाल रहे हैं, यूजर जो इनपुट डाल रहा है उसको कैप्चर करने के लिए। द प्राइमरी रीजन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। पहला रीजन क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट करना सकते हैं, करना चाहते हैं। जैसे वेदर इट्स अ सिंपल कॉन्टेक्स्ट अस फॉर्म और कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन पेज। सिंपल क्या हो सकता है कि कहीं पे भी हम लोग जाते हैं कोई वेब एप्लीकेशन के अंदर, अब हमको कोई जानकारी चाहिए, वहां कॉन्टेक्ट अस पेज है, वहां पे गए, क्लिक किए, एक फॉर्म खुल गया, वहां पर आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के, अपना क्वेरी डाल के आप सबमिट कर देते हैं। तो वो किसके पास जाता है? सर्वर के पास जाता है। या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल के अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, तो कंट्रोलर नीड द डेटा टू क्रिएट और अपडेट रिकॉर्डिंग द डेटाबेस। तो कंट्रोलर को डेटा चाहिए, चाहे वो डेटा इंसर्ट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, वो डेटा कहां से मिलेगा? फॉर्म से मिलेगा। तो फॉर्म से डेटा मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा? व्यू से डेटा आपको रिसीव करना पड़ेगा। दूसरा, हैंडलिंग एक्शन और कमांड। व्हेन अ यूजर क्लिक डिलीट बटन और एन ऐड टू कार्ड बटन, द व्यू सेंड एन आईडी और कमांड टू द कंट्रोलर। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा डेटा नहीं जाता, छोटा मोटा कोई चीज चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, अब उसमें क्या किया, आप कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो पूरा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं जाता है वहां पे। ऐड टू कार्ट में क्या होगा कि हर बटन के अंदर, हर प्रोडक्ट का जो बटन बना रहेगा ऐड टू कार्ट में, उसका आईडी डाला रहेगा। यहां से एक आईडी चला जाएगा और वो आईडी उसको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट का कौन सा प्रोडक्ट को ऐड किए हो कार्ट के अंदर, वो प्रोडक्ट तुम्हारा कार्ट के अंदर दिखने लगेगा। तो बहुत सारा, या फिर आप कोई डिलीट कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड है, आप डिलीट पे क्लिक किए,
डिलीट पे जब क्लिक किए तो यहाँ से पूरा डेटा नहीं जाता है, यहाँ से क्या जाता है, जो भी प्रोडक्ट पे या जो भी चीज़, जो भी रिकॉर्ड पर डिलीट किए हैं, तो हर रिकॉर्ड का अपना एक आईडी होता है। वो आईडी प्राइमरी की जो वैल्यू होगा डेटाबेस में है तो वो आईडी चला जाएगा, फिर आईडी वो रिसीव करेगा और आईडी रिसीव करके वो डेटा को सर्च करके डिलीट कर देगा। तो बहुत सारा काम के लिए इसका यूज होता है, जहाँ पे छोटा छोटा डेटा भी जाता है, कंप्लीट डेटा ना जाके। प्लस पर्सनलाइजेशन एंड फिल्टरिंग। इफ यू आर ऑन द शॉपिंग साइट, सेट द प्राइस लो टू हाई, जैसा ई कॉमर्स का एग्जांपल दिया कि बहुत समय फिल्टरिंग करते हैं हम लोग। आपको मान लो कि एक फ्लिपकार्ट में चले गए, एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे कहाँ चले गए, फ्लिपकार्ट में। उसके बाद यहाँ पे जाके सर्च करते हैं मोबाइल फोन। यहां से क्या होगा, ये मोबाइल फोन जाएगा किसके पास, सर्वर के पास, और वहां से फिर क्या होगा, मोबाइल फोन से रिलेटेड ही प्रोडक्ट वहां से फिर क्या होगा, वो बना के हमको यहाँ पे भेजेगा। ये क्या हो गया, इसको फिल्टरिंग बोल रहे हैं। या फिर बहुत समय ऐसा होता है कि आप मोबाइल फोन ही देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। यहां से देखो कि नहीं भाई, मैक्सिमम हमको मिनिमम कितना का मोबाइल फोन चाहिए, 15,000 का, मैक्सिमम कितना का चाहिए तो 20,000 का। देखो 15 से 20,000 का फोन आ गया। ये जो डेटा हम यहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ये भी सर्वर के पास जा रहा है। तो इस ऐसा डेटा भी हो सकता था, या तो कंप्लीट फॉर्म का डेटा जा रहा है, या फिर छोटा मोटा आईडी जा रहा है डिलीट होने के लिए, एडिट होने के लिए, ऐड होने के लिए, या फिर फिल्टर वगैरह कर रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा जा रहा है, जिसके बेस पर वो डेटा को वहां से फिल्टर करके आपको भेज रहा है। तो ये सारे काम के लिए व्यू से डेटा रिसीव करना पड़ता है, कहां पे, कंट्रोलर में। ये 3 काम बताया गया, ऐसा बहुत सारा काम हो सकता है। ये जनरल एक एग्जाम्पल थोड़ा सा आइडिया लगने के लिए दी। अब बात है कि डेटा किस किस तरह से, हमारा फॉर्म से डेटा किसके पास जा सकता है, कंट्रोलर के पास जा सकता है, और कंट्रोलर का एक्शन मेथड उसको रिसीव कर सकता है। तो इन ASP.NET Core MVC देयर आर सेवरल वे टू पास डेटा फ्रॉम द व्यू टू अ कंट्रोलर। बहुत सारा तरीका है जिससे कि आप व्यू से डेटा कंट्रोलर को भेज सकते हैं। यहां पर कुछ कॉमन मेथड्स है, जैसे एक्शन मेथड का पैरामीटर या इसको क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं, उससे कर सकते हैं। दूसरा एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके थ्रू कर सकते हैं। तीसरा एक फॉर्म कलेक्शन होता है, उसके थ्रू कर सकते हैं। और चौथा जो मॉडल के थ्रू होता है, जिसको स्ट्रांगली बाइंडिंग बोलते हैं, कि आप पूरा मॉडल ही भेज दीजिएगा, क्लाइंट के पास जाएगा बाइंड किया हुआ क्या, फॉर्म, और वो फॉर्म से डेटा सीधे किसके पास चला जाएगा, वो फॉर्म से डेटा सीधे चला जाएगा तुम्हारे पास, किसके पास, एक्शन मेथड के पास। एक्शन मेथड उसको सीधे मॉडल के अंदर स्टोर। एक एक करके देखेंगे। पहला तरीका क्या है, यूजिंग एक्शन मेथड पैरामीटर क्वेरी स्ट्रिंग। अगर कोई ऐसा डेटा आप भेज रहे हैं क्लाइंट के पास जिसके लिए आपके पास मॉडल अवेलेबल नहीं है, और आपको मॉडल से लेना ही देना नहीं है उसको, सिंपल से आप कोई डेटा भेजे और वो ना डेटाबेस में डालना है, ना कहीं आपको सिर्फ डेटा को भेजे और कुछ प्रोसेस करके हो सकता है व्यू में दिखा दे। तो ऐसा कोई भी डेटा जिसको मॉडल से लेना देना नहीं है, छोटा मोटा काम के लिए कोई डेटा भेज रहे हो, तो आप नहीं चाहते कि उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन करे कि मॉडल बनाए, क्योंकि मॉडल बनेगा तो फिर जब डेटा डालना होगा तो मॉडल के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सर्वर पर लोड पड़ेगा, मेमोरी का यूजेज होगा। तो बहुत समय ऐसा होता है कि छोटा मोटा कोई डेटा, इस वाले कैलकुलेटर टाइप एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब जिससे हम लोग बनाए थे ना, हम लोग यहाँ से डेटा डाले, बटन पे क्लिक किया, वो डेटा रिसीव किया, कुछ कैलकुलेशन करके रिजल्ट दिखा दिया, ना उसको कहीं पे स्टोर करना है, ना डेटाबेस से कोई मतलब है। तो उसके लिए अलग से फिर मॉडल बना के स्टोर करने का कोई मतलब नहीं उठता है, क्योंकि मॉडल बनाने का मतलब जितना बार रिक्वेस्ट जाएगा उतना मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, सर्वर के रैम में बनेगा, तो सर्वर के रैम में बिना मतलब क्या होगा, लोड बढ़ेगा। छोटा मोटा काम के लिए जहां पे छोटा मोटा फॉर्म है, कुछ डेटा भेजना है, जिसको मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर हम लोग किसके थ्रू डेटा भेजते हैं, यूजिंग एक्शन मेथड पैरामीटर या क्वेरी स्ट्रिंग। यूजिंग एक्शन मेथड पैरामीटर इज द मोस्ट डायरेक्ट वे टू पास डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। सबसे डायरेक्ट वे यही है और सबसे पुराना तरीका यही है इन ASP.NET कोर। खैर ASP.NET कोर का पुराना तरीका नहीं है, पहले और भी जो लैंग्वेजेस हुआ करता था, जो भी टेक्नोलॉजी होता है, वहां पर जनरली ऐसे ही डेटा जाता था। When a user submit a form or click the link, the framework automatically map the incoming data from URL to the form body to the parameter you have defined in your method। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म नेम इक्वल्स टू FR, एक्शन इक्वल्स टू लॉगिन दिया गया। यहाँ पे एक लेबल बना हुआ है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ, फिर लेबल बना हुआ, टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ, और यहाँ नेम क्या दिया, यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपको बस ये ध्यान देना पड़ता है कि फॉर्म के अंदर जितना भी आपने फील्ड बनाया है उसका नाम क्या है, वो नाम को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जब आप एक्शन मेथड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ लॉगिन को कॉल कर रहा था, यहाँ लॉगिन नाम से एक्शन मेथड बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, जितना यहाँ पे फील्ड है उतना फील्ड यहाँ पे भी आपको एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा, और उसका नेम वही होगा और डेटा टाइप सबका स्ट्रिंग होगा। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल डेटा भेज रहे हैं तो यहाँ जो भी रिसीव करेगा तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिसीव करेगा। बाद में अगर आपको कैलकुलेशन वगैरह करना तो आप टाइप कास्ट वगैरह कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो भी पैरामीटर आएगा वो जनरली क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। हाँ, इंटीजर हो सकता है जब एक और भी चीज होता है जहां पर राउटेड वैल्यू हम लोग भेजते हैं, तो वहां पे इंटीजर वगैरह दे सकते हैं, लेकिन जब फॉर्म से भेज रहे हैं तो फॉर्म से न्यूमेरिकल डेटा भी भेज रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग ही बनाना पड़ेगा। तो चलो, सबसे आसान तरीका ही है, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो फिलहाल क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म में कुछ डेटा डालेंगे, और आपका जो कंट्रोलर होगा
वो उस डेटा को रिसीव करेगा, कंट्रोलर का एक्शन मेथड, और उसको अपने व्यू को भेज देगा, और व्यू क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये सबसे बेसिक तरीका है, जहां पे अगर आपको मॉडल वॉडल का कोई झमेला नहीं है, डेटाबेस से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका नहीं, इसके बाद भी दो है, उसका भी उसी तरह से यूज, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपको जो सही लगता है यूज करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसका यहाँ यूज करता है और इसका यहाँ। हाँ, जब डेटाबेस में डेटा वगैरह डालना रहता है तब वहां पे मॉडल वगैरह का यूज। पास डेटा पैरामीटर बन गया। अब यहाँ पे हम लोग इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म, फॉर्म का नाम दो नहीं दो उससे मतलब नहीं, लेकिन एक्शन देना जरूरी। एक्शन में आप क्या देना चाहते हैं, एक्शन भैया होम का एक एक्शन मेथड होगा शो डेटा, उसको कॉल कराएगा। ये फॉर्म लेवल जो है बूट स्ट्रैप का क्लास है, ठीक है। यहां पे हम लोग देते हैं नेम, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू सपोज नेम ही देते हैं, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। ये भी तुम्हारा बूट स्ट्रैप का है, रिस्पॉन्सिव फॉर्म बनाने में यूज होता है। तो नेम डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं फादर्स नेम, इसका नाम डाल देते हैं एफ नेम। यहाँ डालते हैं जेंडर, यहाँ हो जाएगा सेलेक्ट, नेम इक्वल्स टू EN, क्लास इक्वल्स टू, इसमें हो सकता है फॉर्म सेलेक्ट होता है, ये बूट स्टेप का है। इसके बाद इसमें ऑप्शन जैसे देना दे देंगे, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू मेल, और ये जो फॉर्म यूज करेंगे ये बाकी में भी यूज, एक बार मेहनत कर लेते हैं इसको बनाने के लिए, बाकी सब मेल वैल्यू में अदर। हो गया, फादर्स नेम हो गया, जेंडर हो गया, एक डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं।
टाइप सबमिट वैल्यू रजिस्टर क्लास इक्वल। पर इस फॉर्म को देख लेते हैं क्या दिखता है। बैक वाइट, ठीक, वाइट नहीं सॉरी टेक्स्ट वाइट। लाइन में नहीं आया। लाइन में इसको आना है ना। आ गया क्लाइंट। अब यहां से हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे। ये किसको कॉल करा रहा है देखो, होम के शो डेटा को। और लेकिन यहां पे डेटा विजिबल है, आप चाहते हैं कि डेटा विजिबल ना हो तो क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है। डेटा को सिक्योर लाइन से भेजने के लिए क्या करना पड़ता है फॉर्म से। नहीं नहीं, मॉडल से नहीं करेंगे, हमको हमको इसी से करना है, मॉडल से नहीं करना हमको। वो HTML का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जनरली कभी भी आप डेटा भेजते हैं तो यहाँ पे मेथड होता है फॉर्म के अंदर, एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का। बाय डिफॉल्ट जो होता है ये गेट से भेजता है, हम लोग उसको मेथड को क्या कर देंगे, पोस्ट। देखो पोस्ट करने से दो बेनिफिट है। गेट के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि गेट जो है, अगर यहाँ पे डेटा जो भेज रहे हैं इसमें, इसके अंदर जो डेटा है उसका साइज 256 बाइट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर बड़ा डेटा नहीं भेज सकते, पहला। दूसरा कि अगर आप कोई सेंसिटिव डेटा भेज रहे हैं जैसे आईडी पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं तो सब तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसलिए जनरली क्या होता है कि मेथड को पोस्ट मेथड से किसी भी फॉर्म से डेटा भेजना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि एक सेपरेट लाइन, एक सेपरेट कनेक्शन बनता है। एक उसके बाद डेटा को पैकेट के अंदर डाला जाता है, पैकेट के अंदर डेटा को डाल के इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है, जिससे कि डेटा सिक्योर भी होता है, प्लस यहाँ पे दिखता भी नहीं है, और उसमें तुम जितना बड़ा डेटा डालो वहां पे डेटा का साइज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अभी देखना, अभी हम दोबारा इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दो, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल दो। यहाँ पे हमको लगता है दोबारा रन करना, अब नहीं आएगा। हम लोग दोबारा रन नहीं कराए थे इसलिए। कॉल कर रहा है, उसको मिल नहीं रहा, लेकिन यहाँ डेटा दिख रहा है। अब डेटा नहीं दिख रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, होम के अंदर एक शो डेटा नाम से क्या बनाना पड़ेगा, होम के अंदर शो डेटा नेम से आपको एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म किसको कॉल कर रहा है, शो डेटा को कॉल कर रहा है। नहीं तो आप चाहे तो यहां एक्शन में कुछ भी नहीं देंगे,
तो वो क्या करेगा, इंडेक्स के पोस्ट को कॉल करेगा। दोनों करके दिखा देते हैं, दोनों करके दिखा देते हैं। पहले जो नॉर्मल तरीका है कि हम एक अलग एक्शन मेथड बना रहे हैं, उसके थ्रू करना चाहते हैं। आते हैं हम लोग होम कंट्रोलर के अंदर और यहां पे बनाते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और वहां क्या है, शो डेटा। लेकिन क्योंकि आप पैरामीटराइज तरीका से यूज करना चाहते हैं, जितना वहां फील्ड है और जिस नाम से है, जैसे स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एफ नेम, स्ट्रिंग जेंडर, स्ट्रिंग डीओबी और स्ट्रिंग डिजेबिलिटी। अब ये नाम हम किसके बेसिस पे दिए, तो नाम इसके बेसिस पे दिए। यहां पे नेम में नेम था, यहां पे भी हम लोग क्या दे दिए, नेम में नेम दे दिए। फिर क्या था, एफ नेम, फिर था यहां जेंडर, डीओबी और डिजेबिलिटी। जितना फील्ड वहां था उतना फील्ड यहां पे दिए हम। कहां पे हो सकता है, अभी हम क्या बोले, अभी हम लोग सबको स्ट्रिंग में ले रहे हैं, फुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां से ट्रू फॉल्स आएगा तो यहां बुलियन दे सकते हैं, यहां तुम बोल रहे हो ना। हाँ, लेकिन अगर हम बुलियन नहीं देंगे तो स्ट्रिंग के फॉर्म में आके स्टोर हो जाएगा। फिलहाल तभी हमको उसके साथ कोई काम करना नहीं था, इसलिए सारा क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं। देखते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है कि यहां से जब डेटा आता है तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही भेजता है, तो कभी कभी स्टोर भी नहीं होता है। हम चेक कर लेते हैं कि स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो डेटा मेरे पास आ गया, अब इसको हमको व्यू के पास भेजना है, लेकिन हमको मॉडल यूज नहीं करना है। तो बिना मॉडल यूज किए कैसे भेज सकते हैं, कौन कौन सा तरीका है? तीन तरीका भी लोग, दो तरीका पड़े ना, व्यू बैग और व्यू डेटा। अगर हमको अपने व्यू को भेजना है तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, व्यू बैग ही यूज कर लेते हैं। व्यू बैग डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, व्यू बैग डॉट जेंडर एफ नेम इक्वल्स टू एफ नेम, जेंडर इक्वल्स टू जेंडर, डीओबी इक्वल्स टू डीओबी, सारा उसी तरह से दे दिए। कि मॉडल तो यूज कर नहीं रहे हम लोग अभी फिलहाल, तो एक ही यही तरीका व्यू बैग या व्यू डेटा। और यहाँ पे टेम डेटा यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने वाले में ही भेज रहे हैं, हम दूसरे में तो भेज नहीं रहे हैं। व्यू बैग डॉट टी आई एस कर देते हैं इक्वल्स टू डिजेबिलिटी, और उसको क्या करते हैं, रिटर्न। बस यहाँ से इसका व्यू ऐड कर लेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी, ऐड का नाम क्या है, सो डेटा डॉट सी एस एस। यहाँ पे डेटा को दिखा दो। डेटा को दिखाने के लिए तुम जो भी तरीका यूज करना चाहो, चलो कर ही रहे तो बढ़िया से कर लेते हैं। क्लास इक्वल्स टू P3 PG सेकेंडरी टेक्स्ट वाइट, और यहां लिखते हैं इंफॉर्मेशन। व्यू बैग डॉट ये देखना पड़ता है स्मॉल कैपिटल। चलिए अब रन कराते हैं।
जो भी फॉल्स आ रहे हैं कहाँ पे? ओहो, यहाँ पे स्ट्रिंग होगा और यहाँ पे तुम्हारा बुल होगा। आया? जो भी डेटा यहाँ से डालोगे, बटन पर हम क्लिक किए, वो पहले क्या हुआ, वो पहले आया ये सारे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हुआ, और यहाँ से हम लोग क्या किए, उसको जैसे भी तुमको अगर मॉडल है तो फिर मॉडल में डाल के भेजो, या व्यू बैक से डालो, व्यू डेटा से डालो, किसी भी तरह से व्यू तक पहुंचा दो। अब व्यू के अंदर फिर जो भी तरीका पीछे बताए थे कि अगर कंट्रोलर से डेटा अगर व्यू बैक से आ रहा है तो वहां तरीका बताया हुआ कैसे उसको यूज करना है, अगर व्यू डेटा से आया तो कैसे यूज करना है, और मॉडल से आया तो कैसे यूज। फिर यहां तुम एक्शन मेथड में डालो। एक्शन मेथड में जब डेटा आ रहा है, तुम यहां पे जब व्यू बैग में डाल रहे हो तो उसके पहले तुम चेक कर लो ऐसे, इफ डिजेबिलिटी इक्वल्स टू क्या है, क्या ऐसे डिजेबिलिटी भी दे सकते हैं। अगर डिजेबिलिटी में ट्रू है, तुम व्यू यहां पे क्या डाल दो, डिजेबिलिटी की जगह यस डाल दो, और एल्स में नो डाल दो। हो गया। देखो वो आया, यहां से यस करके भेजो। क्या आ रहा है, हम लोग आ रहा क्यों भाई? फॉल्स आ रहा है। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो स्पेलिंग मिस्टेक। वहां से जो प्रॉपर्टी है, वहां का प्रॉपर्टी का नाम यहाँ का प्रॉपर्टी का नाम मैच ही नहीं कर रहा, इसलिए बुलियन था तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ले रहा। ये सही हो। हम्म, आ रहा है क्या है भाई? नाम देख रहा हूं, जय बिल का क्लास फॉर्म क्या हुआ है? ग्रुप देने से तो वो सिर्फ ग्रुपिंग करने के लिए, अगर दोनों का नेम सेम है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। देख लेते एक बार, डाल के देख लेते। आ रहा है। 1 मिनट, स्ट्रिंग करके देखना। जो वहाँ ट्रू होना चाहिए था। अभी ऑन आया। एबिलिटी में ऑन आया है। 1 सेकंड।
ऑन ऑफ आ रहा है। एक चीज और हम लोग करना भूल गए, वैल्यू इक्वल्स टू, यहां पे कर देते हैं यस और नो, यहीं से हो जाएगा। और वहां पे स्ट्रिंग हम लोग ले लेंगे, तो हमको इफ एल्स का भी यूज नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है समझो, दो तुम्हारा रेडियो बटन, दोनों का नाम क्या है, सेम है, तो वहां पे वो हम जब भेज रहे हैं तो एक ऑन और एक ऑफ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। कौन ऑन है वो हम देखते हैं, अब हो जाना चाहिए। आया डिजेबिलिटी में यस, अच्छा नो करके भेजते हैं। अभी नो करके भेजते हैं। अभी वहां नहीं दिख रहा, वहां नहीं दिखने का रीजन है, यहां पर हम सीधा सीधे अब डाल देंगे वही, वहां से सीधे क्या आ रहा है, यस नो आ रहा है, व्यू बैक डॉट इक्वल्स टू, अब हो जाना चाहिए। हटा देते हैं, ऐसा आया, बैक करते हैं या नो करते हैं, नो आया। आपको यहीं पे वैल्यू देना पड़ेगा, हम लोग वैल्यू दिए ही नहीं थे, बाकी सारा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी चेक बॉक्स रेडियो बटन रहता है, चेक बॉक्स रहता है, तो यहाँ पे वैल्यू देना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों का नेम हम सेम रखें, इसलिए फॉर्म ग्रुप देने का जरूरत नहीं है। अगर आप मल्टीपल रेडियो बटन बना रहे हैं और सबका नाम नेम सेम दे दीजिए, तो जो उस चारों में से या दोनों में से जो भी तुम्हारा क्या रहेगा, जो तुम्हारा चेक्ड रहेगा, जिसपे क्लिक्ड रहेगा, उसी का वैल्यू जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू दे दिए, देखो डायरेक्टली वैल्यू आ जा रहा है वहां से, यस दे रहे तो यस आ रहा है, नो दे रहे तो नो आ रहा। अब वैल्यू में जो लिखोगे, वहां पे वैल्यू की जगह यस नो की जगह तुम क्या कर दो, और कुछ लिख दो, तो वही जाएगा। फिलहाल ये हम लोग यूज किए किसका, पैरामीटर का। लेकिन पैरामीटर हम क्या बोले, अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि नेम अगर यहां पे तुम्हारा मैच नहीं कर रहा था तो डेटा नहीं आ रहा था। यहां सारा स्ट्रिंग ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि जनरली जो इनपुट बॉक्स होता है, इनपुट बॉक्स से जो भी डेटा वहां से ट्रेवल करके आता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही है। फॉर्म से तुम्हारा डेटा डेटा टाइप में नहीं आता, बुलियन में और डेट में, वो जो भी आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। अगर तुमको किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो डीओबी, हमको इसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, तो फिर तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा, अगर डेट टाइम के साथ कुछ काम करना है, कन्वर्ट टू डेट टाइम करके इसको कन्वर्ट करके तब यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना होगा। वहां से डेटा जब भी आएगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही है, अगर हम लोग पैरामीटर वाला यूज करें तो। ये पहला तरीका हुआ, ठीक है। हम कुछ कोड को कॉपी पेस्ट करके रख रहे हैं, क्योंकि अभी आगे जो बताएंगे उसमें हमको वो ईजी हो जाएगा। एक और बता देते हैं आज, हमको बार बार अब एक ही कोड ना लिखना पड़े, इसके लिए अब सेकेंड जो तरीका है वो कौन सा तरीका है, यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। होता क्या है कि जब भी आप कभी भी फॉर्म से डेटा भेजते हैं सर्वर को, तो अपने आप एक क्या बनता है, अपने आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसका नाम होता है रिक्वेस्ट, और उसके पास एक प्रॉपर्टी होता है फॉर्म, मतलब एक तरह का डिक्शनरी होता है वो। और जितना भी डेटा है वो रिक्वेस्ट के फॉर्म के अंदर जो उसका नाम यहां पे दिया गया उसी नाम से की बनता है और उसमें डेटा स्टोर हो जाता है। पासिंग डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोल यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इन ASP.NET Core MVC इज अ ट्रेडिशनल एंड लो लेवल अप्रोच। बहुत पुराना तरीका है, बहुत लो लेवल है, मतलब एकदम डिटेल में, मतलब बोल सकते हैं ना एकदम पुराना घिसा पिटा, एकदम शुरुआती दौर में यूज होने वाला। इट इज डायरेक्टली एक्सेस फॉर्म डेटा सेंट बाय द ब्राउजर। एक वहां से जो भी डेटा आएगा, जो ब्राउजर भेजा उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसका ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है, HTTP रिक्वेस्ट क्लास का। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो आपको मिलता है हर सारे कंट्रोलर के अंदर टू रिसीव द डेटा फ्रॉम द व्यू, वो कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, तो वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, HTTP रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट, एक ध्यान रखना सिर्फ फॉर्म के केस में नहीं, जब भी आप कोई लिंक पे क्लिक करते हैं, जब भी आप कोई फॉर्म के सबमिट पे क्लिक करते हैं, मतलब क्लाइंट से जब भी रिक्वेस्ट होता है, किसको, क्लाइंट से जब भी रिक्वेस्ट आप करते हैं किसी भी रिसोर्स के लिए सर्वर को,
तो क्लाइंट क्या करता है, ब्राउजर क्या करता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन भेजता है, जिसमें अगर तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो रिक्वेस्ट हेडर होता है, रिक्वेस्ट बॉडी होता है, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन भेजता है, जिसमें यूआरएल भी होता है, प्रोटोकॉल भी होता है, ब्राउजर का इंफॉर्मेशन होता है, इनकोडिंग कौन सा सपोर्ट करता है आपका ब्राउजर उसका इंफॉर्मेशन होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन जाता है, इंक्लूडिंग योर अगर फॉर्म का डेटा अगर वो भी, तो सारा डेटा जाके सर्वर पे कहाँ स्टोर होता है, तुम्हारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है। जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर पे हर रिक्वेस्ट के लिए एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उस रिक्वेस्ट के अंदर जो भी ब्राउजर से रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन भेजा गया है, जो इसमें रिक्वेस्ट हेडर रिक्वेस्ट बॉडी वो रहता है, प्लस फॉर्म का अगर डेटा वगैरह है तो भी उसके अंदर स्टोर होता है। तो ये एक रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ डेटा रिसीव करने के काम में नहीं आता है, वो बहुत सारे काम में आता है, जिसमें से एक काम है कि इसके थ्रू आप डेटा भी क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे उसको अगर रिसीव करना तो ये देखो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, बस ये कर क्या रहा है, रिक्वेस्ट बना बनाया ऑब्जेक्ट है, उसके पास एक फॉर्म नाम का प्रॉपर्टी है और उसका स्क्वायर ब्रैकेट में जो यहाँ पे नेम्स है वो दे देंगे, वहां डेटा मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं इसको। ये भी एक ट्रेडिशनल तरीका है जिसका आप यूज कर सकते हैं टू रिसीव डेटा फ्रॉम द ब्राउजर। पास का बाकी कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी हम लोग फॉर्म बनाए ऑलरेडी, होम में चले जाते हैं, इंडेक्स में चले जाते हैं और यहां से फॉर्म वाला डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये किसको कॉल करा रहा है, शो डेटा को। कंट्रोलर में आते हैं और यहां बन जाएगा पब्लिक IXN रिजल्ट। यहां पे कोई पैरामीटर नहीं लेगा, यहां पे सीधा डालेंगे व्यू बैक डॉट नेम इक्वल्स टू, यहां देंगे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर जो वहां नेम दिए, तो वहां नेम क्या दिए थे, नेम दिए थे, दे दिए। ये जो चीज़ हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके भी रखे थे, उसी को थोड़ा सा यूज़ कर लेते फटाफट। सब कुछ देखो वैसे ही चल रहा है। जेंडर जो भी, और यहाँ डिजेबिलिटी। और डन। ये अपने व्यू को भेजेगा, इसका व्यू ऐड कर लो, राइट क्लिक ऐड व्यू, शो डेटा डॉट CSS/HTML आ गया। यहाँ पे भी हम लोग सेम कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको तो सारा कुछ वही है, यहाँ पे व्यू बैक से ही डेटा आ रहा है, कोई झमेला है नहीं। जो पिछले बार कोड लिखे थे उसी कोड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाल दिए। रन करा के देखो, आउटपुट तुमको सेम मिले, बस तरीका बदल गया। फॉर्म तो हम लोग सेम ही बनाए हैं, अभी हम लोग सेम ही डालते हैं, फीजिबिलिटी नहीं आया सिर्फ, तो देख लेते हैं। बाकी तो आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या, डिजेबिलिटी, हाँ स्पेलिंग आ गया, देखो डिजेबिलिटी का भी वैल्यू आ गया। और डेटा डाल के देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि जो डाला हुआ वही आ रहा है। आ रहा है। ये भी एक तरीका है जिसमें आप कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हर टाइम एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है सर्वर पे,
जिसके पास आपका रिक्वेस्ट से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, प्लस उसके पास क्या होता है, उसके बाद उसके पास और भी बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। खाते एक बार हो सकता दिख जाए कहीं, देखो अभी ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट किए हैं, यहां पे ब्रेक पॉइंट लगा के देखो इस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। कंटेंट लेंथ वो क्या है, कंटेंट टाइप तुम्हारा जो ब्राउजर है किस तरह का कंटेंट टाइप वो रिसीव करेगा, तुम्हारा ब्राउजर से कोई कुकी आया है कि नहीं, नहीं आया, फॉर्म आया है, हाँ फॉर्म आया है, फॉर्म में क्या आया सारा देखो डेटा आया है, प्लस कौन से तुम्हारा होस्ट क्या है, HTTPS को सपोर्ट करता है कि नहीं, मेथड कौन सा है, तो पोस्ट मेथड से डेटा है, देखो पाथ, सारा इंफॉर्मेशन, कौन से प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट आया है, क्वेरी स्ट्रिंग में क्या है, देखो बहुत सारे, हम बोले ना कि खाली तुम्हारा ये नहीं आता है, खाली तुम्हारा वहां से डेटा नहीं आता है, डेटा के साथ पूरा का पूरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आता है और वो सारा इंफॉर्मेशन को ही अपने अंदर स्टोर करता है। तो जितना बार आपका रिक्वेस्ट आएगा उतना बार आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा आपके सर्वर पे। अगर फॉर्म का डेटा रहेगा तो फॉर्म का डेटा उसके अंदर रहता है, आप यूज करना चाहें तो उसका जो फॉर्म नाम का प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, और फॉर्म क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी जो डिक्शनरी की तरह काम करता है, और उसमें जितना भी तुम्हारा वहां पे कंट्रोल्स है, हर कंट्रोल का जो नेम होता है वो यहाँ पे एज अ की काम करता है, जिससे कि आप डेटा उसका रिसीव, ये एक और तरीका हो गया जो है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। आज हम लोग इसमें से दो देख लिए, और एक पीछे में भी हम लोग देखे मॉडल वाला, और एक जो गेट और कीप और पीक वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको भी आज हम लोग क्लियर कर लिए, जो पिछले दिन थोड़ा कंफ्यूजन रह गया था। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास और जो तरीका है फॉर्म कलेक्शन और मॉडल के थ्रू वो पढ़ लेंगे, तो ये भी चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग का कल नहीं, वेडनेसडे को नहीं होगा हमारा, पहले ही बता दें कि वेडनेसडे को नहीं होगा, क्योंकि वेडनेसडे को मेरा दूसरे क्लास का शेड्यूल रहता है। मंडे वाला क्लास हम संडे ले ही लिए थे, इसीलिए अब थर्सडे और फ्राइडे होगा। बोलो। वो वैलिडेशन हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग वो वैलिडेशन पढ़ेंगे आगे। वैलिडेशन का टॉपिक है कि अगर फॉर्म में डेटा नहीं डालते तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। या अभी अभी तुम चाहो तो HTML लेवल पे भी बहुत सारा कुछ कर सकते हो, HTML लेवल पे भी तुम चाहते हो कि फॉर्म सबमिट ना हो जाए, यहां पे तुम डाल दो रिक्वायर्ड, हाँ हाँ कंट्रोलर पे चेक करना, तो फिर तुमको वैलिडेशन का चैप्टर आगे पढ़ाएंगे हम लोग, वो फिर मॉडल से करना पड़ेगा फिर तुमको। या फिर अगर मॉडल से नहीं करना चाहते हो, तुम अगर चाहते हो कि नहीं हम इसी से हम करें, अगर मान लो तुम्हारा फॉर्म में आ रहा तो फिर डेटा निकाल निकाल के तुमको ऐसे चेक करना, इफ करके करना पड़ेगा। इफ रिक्वेस्ट का फॉर्म, अगर मान लो फॉर्म डेटा से ही तुमको करना है तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेम डॉट लेंथ टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ, अगर ये क्या है इक्वल्स टू जीरो है तो फिर तो वो तुमको मैनुअली करना पड़ेगा फिर, क्योंकि डेटा मैनुअली आ रहा है। नहीं तो फिर अगर तुम मॉडल के थ्रू करो तो वहां तो बहुत इजीली हो जाता है, हम लोग मॉडल वैलिडेशन करते हैं। हाँ नॉट इक्वल्स टू नल कर सकते हैं, या लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दोनों कर सकते हैं। हाँ तो देखो गेट और पोस्ट में दो चीज है, एक तो हो गया तुम्हारा एपीआई में उसका अलग काम है, एपीआई में गेट मेथड पोस्ट मेथड का अलग काम है। गेट मेथड यूज होता है डेटा रिट्रीव करने के लिए, फेच करने के लिए, पोस्ट मेथड होता है डेटा को क्रिएट करने के लिए। बट अगर नॉर्मल फॉर्म डेटा के बारे में बात किया जाए तो गेट मेथड जो होता है वो डेटा को सेंड करता है क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू, और पोस्ट मेथड जो होता है, अगर फॉर्म के अंदर पोस्ट मेथड जो होता है वो डेटा को भेजता है एक सेपरेट कनेक्शन के थ्रू, डेटा को पैकेट के अंदर डाल के। यहाँ पे दो एक ही चीज का अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है। अगर एपीआई के कॉन्सेप्ट में, एपीआई के, अगर इसके एपीआई से रिलेटेड क्वेरी के साथ पूछा जा रहा है, उसको कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, तो वहां पे गेट और पोस्ट का मीनिंग अलग होता है। वो टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है, गेट मेथड इज यूज टू मेक रिक्वेस्ट टू फेच डेटा फ्रॉम द वेब एपीआई, एंड पोस्ट मेथड इज यूज टू, तो फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में होगा कि गेट मेथड जो होता है वो अनसिक्योर्ड होता है, और डेटा को किसके थ्रू भेजता है, वो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भेजता है। तो जब तुम्हारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, क्योंकि उसके साथ क्या साइज का भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, तो अगर स्मॉल डेटा है और कोई सेंसिटिव डेटा नहीं है तो उसको तुम क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भेज सकते हो, जो कि ब्राउजर में विजिबल होता है। बट अगर तुम चाहते हो कि एक सेपरेट कनेक्शन स्टैब्लिश हो और डेटा सिक्योर तरीका से सर्वर के पास जाए, क्योंकि अगर उसमें कोई सेंसिटिव डेटा है या फिर बहुत बड़ा डेटा है जो कि क्वेरी स्ट्रिंग या कैपेसिटी से बाहर है, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, पोस्ट मेथड। वो अपना एक जो तुम्हारा रिक्वेस्ट भेजेगा और तुम्हारा डेटा भेजने के लिए एक अलग से कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा सर्वर से, और उसको डेटा को पैकेट में डालेगा, पैक करेगा, पैक करके किसको भेजेगा, सर्वर को भेजेगा अलग पैकेट के अंदर। ठीक है।
हाँ, मास्टर पेज का और इसका मर्जिंग होता है। हाँ, दोनों लोड होंगे हर बार, दोनों, हाँ दोनों लोड होगा, दोनों रेंडर होगा एक साथ। पहले लेआउट रेंडर होगा और उसके अंदर फिर तुम्हारा क्या होगा, जो पेज है उसको मर्ज करके उसको रेंडर किया जाए। ठीक है, ओके, बाय बाय, थर्सडे को मिलते हैं।